कलर है इसका सेकंड में और इस पर वेग है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में है। 0 से 10 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन है। कण द्वारा 0 से 10 सेकंड में 10 सेकंड में कण द्वारा या वस्तु द्वारा, वस्तुएं लिख देते, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। विस्थापन ज्ञात कीजिए। जीरो से 10 सेकंड में ग्राफ बनाइए पहले। कितना होगा? हाँ, कुल दूरी कितना? 90 मीटर। और विस्थापन कितना? 70। गलत बताएं। कुल दूरी 100 मीटर होगा, अब विस्थापन होगा 60 मीटर। हाँ, 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 ये हाँ तो 20 ही है। ये 10 है।
हाँ? ये 20 है और तो कुछ बात नहीं है। कितना आ रहा है? 100 मीटर आ रहा है ना। अब विस्थापन 60 मीटर। कहाँ गलती कर दिए हैं? देखिए, कुल कुल दूरी बराबर हल इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्र। नाम रख दें ओ बी सी डी ई एफ जी एच नाम रख दिए। तो कुल दूरी कहां से कहां तक? बिल्कुल टोटल 10 सेकेंड तक। तो सबका क्षेत्रफल निकालना होगा। कुल दूरी बराबर त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। बोलिए। हाँ, तब त्रिभुज इसका क्षेत्रफल जानना चाहते हैं कितना? कितना? यहां से सीधा लंब डालेंगे तो लंब कितना होगा? हाँ, 20 ना। और आधार कितना है यहां से यहां तक? 6। तो लंब गुणे आधार बटा 2। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 6 बटा 2 प्लस अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लंब कितना है? 20। आधार कितना है? 2। 20 गुणे 2 बटा 2 प्लस इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना? 2। चौड़ाई कितना? 10। चौड़ाई कितना? 10। तो 2 गुणे 10। अच्छा, 10 गुणे 2। 60 धन 20 धन 20 बराबर 100 मीटर। दूरी 100 मीटर। अभी नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 से 6 सेकंड में दूरी कितना है, कहे कि 0 से 6 सेकंड में दूरी यही ना क्षेत्रफल है। कहे 60 मीटर। 60 मीटर। और कहे कि 6 से 8 सेकंड में कितना दूरी तय की, कहे कि 20 मीटर। और कहेंगे कि 8 से 10 सेकंड में कितना दूरी तय की, तो कहेंगे कि 20 मीटर। 0 से 6 सेकंड में तय की गई दूरी है 60। और 6 से 8 सेकंड में कितना दूरी तय किया है? 20। और 8 से 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया है? 20। तो कहेंगे आप कि ठीक है, अब 2 से 4 सेकंड में दूरी बताइए ना। तो 2 से 4 सेकंड तक दूरी तो बस इतना ही का एरिया। तो लंब गुणे आधार। तो लंब तो 20 है और आधार कितना है? 4। तो 20 गुणे 4 बटा 2 40 मीटर। तो बस क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल दूरी बताना हमको 0 से 10 सेकंड तक। तो पूरा टोटल जाएंगे 0 से 6 सेकंड, 6 से 8, 8 से 10। अब विस्थापन
0 से 10 सेकंड में वस्तु का विस्थापन, कुल विस्थापन इसका क्षेत्रफल, ये माइनस क्षेत्रफल होगा, इसलिए कि समय अक्ष से ग्राफ नीचे है, कहा गया है, लिखे हैं बिल्कुल। तब लिखेंगे कि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, और ऊपर है ये समय अक्ष से, प्लस चतुर्भुज EFG का GH का क्षेत्र। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? ठीक है ना? तो अब कितना हो जाएगा ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वही 20 गुणे 6/2 माइनस इस 20 गुणे 2/2 और प्लस 10 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 60, और माइनस कितना हो जाएगा ये 20 और प्लस 20 बराबर 60 मीटर। क्लियर हुआ? नहीं? क्या दिक्कत है? कल तो एक इस तरह का एग्जाम्पल है, गलत ग्राफ बनाए। क्लियर हो गया ना? हाँ, एक त्वरण पर ग्राफ दे दे। हाँ, एक त्वरण पर ग्राफ, अंतिम ग्राफ दे रहे हैं, उसके बाद से विश्लेषण करके गति के समीकरण पर आए। ठीक ना? चलिए एक और ग्राफ लिखिए जिसमें हम त्वरण पूछे। एक दो तीन, एक ये वेग है मीटर प्रति सेकंड में, और ये समय है सेकंड में। एक अक्ष है और ये वाई है।
ये ग्राफ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ग्राफ। ज्ञात कीजिए ए तथा फर्स्ट नंबर ए तथा बी के बीच वस्तु का त्वरण सेकंड बी तथा सी के बीच वस्तु का त्वरण थर्ड सी तथा डी के बीच वस्तु का त्वरण। ये क्वेश्चन है। तो त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ में त्वरण के लिए ग्राफ का ढलान देखते हैं, स्लोप प्रवणता देखते हैं, यही ना देखते हैं। साफ साफ लिखा गया है कि वेग समय ग्राफ में वस्तु का त्वरण बराबर ग्राफ की प्रवणता यानी tan थीटा। तो ए से बी में इस ग्राफ का क्या ढलान है? ढलान जानने के लिए एक अक्ष के सीधा लाइन खींच दीजिए और ये थीटा tan थीटा वही त्वरण होगा। तो ये पड़ेगा tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब ये कितना पड़ेगा? सीधा इधर आइए बता देगा 20 और आधार के लिए सीधा नीचे आइए 3 20/3 यानी 6.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 20/3 नहीं समझ में आ रहा? अब बी या सी के बीच त्वरण क्या है? ये तो मिलाएंगे तो बिल्कुल एक अक्ष के क्या है? समांतर है। तो थीटा क्या है? 0। तो tan 0 का मान 0 यानी त्वरण क्या है? 0 है। यानी यहां पर एक समान चाल से गई है बी से सी तक। कितना चाल था? 4 मीटर। तो जब चाल समान है तो त्वरण कहां से होगा? बी से सी में त्वरण क्या है? 0 है। और यहां पर देखिए ये जो है कोण जो है एक अक्ष का कोण जब 90 से अधिक है तो tan थीटा ऋण हो जाएगा। बी सी से डी में त्वरण क्या है? मंदन है यानी ऋणात्मक त्वरण है। ढलान एक अक्ष से 90 से जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? त्वरण माइनस मंदन। तो हल कर दीजिए। फर्स्ट ए तथा बी के बीच वस्तु का त्वरण बराबर tan थीटा बराबर लंब कितना? 20 बटा कितना? 3 बराबर 6। ये इतना ही लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
सेकेंड बी। नहीं समझ में आ रहा, ये ढलान नहीं निकालने आ रहा। tan थीटा लंब बटा आधार बी तथा सी के बीच वस्तु का त्वरण क्या है? हाँ, त्वरण बराबर tan 0, एक अक्ष के समांतर है 0। सी तथा डी के बीच वस्तु का त्वरण कितना है? बराबर कितना हो जाएगा? ये लंब पड़ेगा। अब ये चूंकि थीटा हम यहां से निकालेंगे, लेकिन लिया जाएगा ये, ठीक ना है? ऐसा है कि ये कोण हम यहां से ग्राफ में इस कोण की जानकारी हम यहां से करेंगे, तो tan 180 में से ये घटा देंगे तो हो जाएगा ना। तो हम यही थीटा निकाल रहे हैं, 180 माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। तो जितना tan थीटा का मान आएगा उसी को माइनस में लिख देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जितना हमारा यहां से tan थीटा का मान आएगा उसी को क्या कर देंगे? माइनस 180 माइनस थीटा ना पड़ेगा ये कोण। बोलिए, तो अब लिख देंगे माइनस tan थीटा, ये थीटा दिखा दी, बराबर माइनस लंब कितना है? ये लंब कितना पड़ रहा है? 35 की 40। आधार कितना पड़ रहा है? 6 माइनस नहीं 6 नहीं, ये 2 ना, 40/2 बराबर माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं समझ में आ रहा है? ये टाइम 40 है और ये 20 है, तो कहेंगे कि tan थीटा ना, ये माइनस कहां से आ गया? बात ये है कि ये थीटा पर निकाले हमारा कोण, तो ढलान ये है, एक अक्ष ये है, एक अक्ष से ढलान लिया जाता है। तो अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा पड़ेगा ये, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा नहीं पड़ेगा। बोलिए, तो ये हो जाए तो माइनस में होगा। जब कोण एक अक्ष से ढलान जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो मंदन हो जाता है। अच्छा, इस ग्राफ में बताएंगे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। t बराबर 0 पर 20 है ना, यहां से ना चलना शुरू किया है, तब 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये बता देंगे कि वस्तु कितना दूरी तक कुल चली है? कुल दूरी कितना चली है? जबानी बोल दीजिए।
इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो ये समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो समांतर भुजाओं का योग 40 और 20 60/2 30 और बीच की दूरी 3 90 मीटर ये हो गया। 0 से 3 सेकंड तक 90 मीटर। अब इसका एरिया 40 और कितना पड़ेगा 3 120 मीटर। 3 से 6 सेकंड तक चला 120 मीटर। ये 90 मीटर हुआ था, ये 120 मीटर हुआ। और इसका एरिया लंब गुणे आधार बटा 2 40/2 40 गुणे 2/2 40 मीटर ना। 90 120 और 40 जोड़ देंगे, चली गई दूरी निकल जाएगा। अब विस्थापन भी उतना ही होगा, जितना दूरी उतना विस्थापन, इसलिए कि सारा ग्राफ का क्षेत्रफल क्या पड़ता है, समय अक्ष के ऊपर है। तो जितना दूरी उतना विस्थापन। समझ में नहीं आ रहा है? तब एक समय ग्राफ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या ये इसका ढलान, ये कितना एक शख्स से ये रेखा कितना कोण बना रही है? ये रेखा एक शख्स से कितना कोण बना रही है? नहीं, शब्द क्या होता है? कितना हम पूछ रहे हैं, मान बोलो। ये 180 बना रही है, इधर जा रही है तो कितना कोण है? अच्छा, 0 और 180 में फर्क है। इसके और इसके बीच, ये ए और बी के बीच का कोण कितना है? हाँ, नहीं पता। इस ए और इस बी के बीच का कोण कितना है? जब ये कहीं डायरेक्शन में दोनों होती है तो उन दोनों के बीच का कोण 0 होता है। और जब विपरीत दिशा में होती है तो इनके बीच का कोण 180 होता है। नहीं समझ में आया? अगर ये ऐसे किया गया है इस तरह से, तो इन दोनों के बीच का, दोनों रेखा के बीच का कोण क्या है? 0। अगर एक इधर है और यहां से एक इधर है तो बीच का कोण कितना है? 180। तब ये एक शख्स इधर ही है और ये भी इधर है, BC, तो दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो BC का कोण कितना है एक शख्स से? 0। नहीं समझ में आया? और दूसरे शब्दों में B से C तक जाने में चाल क्या रहता है? 40 मीटर प्रति सेकंड। यानी B से C तक चाल क्या है? स्थिर है, चाल नहीं बदल रहा है। तो जब चालें नहीं बदल रहा है तो त्वरण कहां से आएगा? त्वरण क्या है? एक समान चाल। समझ में आ गया ये? ठीक है। CD, अब जरा देखिए, आप ऐसे समझिए, हम ऐसे बना देते हैं। अच्छा, ये मान लो ये वो और ये, अगर ग्राफ ये है और ये है, अगर मान लीजिए 20 और ये है 10, तो इसमें त्वरण कितना होगा? अगर ये वेग है तो समय है, तो इसका ढलान थीटा यही होगा ना। ये थीटा 90 से कम है कि नहीं है? एक शख्स से कोण लिए है कि नहीं लिए है? तो एक शख्स से तो 90 से कम है, तो इसमें धनात्मक त्वरण होगा। ग्राफ में अगर कोण 90 से कम है तो धनात्मक त्वरण, और लंब बटा आधार, वेग बटा समय। अगर ये ग्राफ ऐसे है तो आप बताएं, एक शख्स ये न है, यहां से कोण थीटा होगा ना, बोलिए। तो इसका जो त्वरण हम इस ग्राफ का निकालेंगे, तो ये जब 90 से अधिक ग्राफ का कोण होगा एक शख्स से,
तो उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये ग्राफ में देखिए ये 190 से ज्यादा है कि नहीं, तो ये CD में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं। अब कितना होगा, तो इस ग्राफ का ढलान जानने के लिए हम ये तो क्लियर कर लिए कि माइनस होगा, तब इसका कितना होगा, तो लंब बटा आधा। नहीं समझ में आ रहा। अब ये कोण अगर हमको चाहिए थीटा, तो ये कितना पड़ेगा भाई, ऐसे ही कीजिए, अब समझ लीजिए, अब समझ 180 माइनस थीटा होगा ना। तो अब इसी का ना निकालेंगे, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, अब बराबर लंब बटा आधार का। नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। तो ऋणात्मक हो जाता है, इधर से निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए, उसका विश्लेषण करेंगे। और केमिस्ट्री बता रहे हैं, कम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ा। वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। वेग समय ग्राफ में गति का विश्लेषण यानी हम तरह तरह का ग्राफ दिखाएंगे और वो ग्राफ क्या बता रहा है, ये बात नीचे लिखना होगा। वेग समय ग्राफ में गति का विश्लेषण, ठीक ना, उसका गति का विश्लेषण, वेग समय ग्राफ, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री में इसके बाद से गति का समीकरण, आप अपना क्वेश्चन जरूर देखें किताब में। जो क्वेश्चन आपको जानना होगा वो क्वेश्चन पन्ने पर लिख करके रखिए, बोल दीजिए, हम तुरंत बता दें, ठीक ना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव सवाल सभी हल होने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या चीज हेडिंग लिखे हैं, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हो गया है ना। एक सवाल बोले थे ना, वो हल हो गया है, वो तो हल हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसमें से पूछना है कोई, जो दिए थे उसमें से पूछना है कोई तत्व का, नहीं ना। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व ए और बी, समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व ए और बी का द्रव्यमान संख्या 35 तथा 37 है, 35 तथा 37 है, 35 तथा 37 है। ए में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, 18। तब बी में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए।
न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। बताइए तो, हल करके बताइए। इतना साधारण सी चीज। बीस। हाँ, दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तो पहले ए का परमाणु क्रमांक हम जान सकते हैं, इसलिए कि ए का द्रव्यमान संख्या 35 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। तो पहले ए का परमाणु क्रमांक निकालिए। आप जानते हैं हल में द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉनों की संख्या। होता है कि नहीं होता है? बताइए, लिखे हैं कि नहीं लिखे? लिखे है ना ये बात कल का? तो तत्व ए का द्रव्यमान संख्या, तत्व ए का द्रव्यमान संख्या कितना है? कितना है द्रव्यमान संख्या? 35। और तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 18 है ना? बोलिए, तो तत्व ए का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा? बताइए। हाँ, परमाणु क्रमांक बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या होगा ना? बोलिए, तो द्रव्यमान संख्या है 35, न्यूट्रॉन की संख्या है 18, कितना हो जाएगा? 17। यानी तत्व ए का परमाणु क्रमांक कितना आया? 17। समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व, यानी जितना ए का परमाणु क्रमांक होगा उतना ही परमाणु क्रमांक किसका है? बी का। अतः बी का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा? 17। परमाणु क्रमांक बराबर 17 पोस्ट में कर देंगे, क्योंकि दोनों के परमाणु क्रमांक समान है। दोनों के परमाणु क्रमांक ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। ये क्वेश्चन में कहा है कि समान परमाणु क्रमांक के दो तत्व। तब बी का भी परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 17। तब बी में न्यूट्रॉनों की संख्या, बी का द्रव्यमान संख्या बराबर कितना है? द्रव्यमान संख्या बराबर
कितना है? 37। तब बी में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो 37 माइनस 17 बराबर 20। क्लियर? ये सूत्र यहां फिर लिखे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। क्लियर है? बोलिए। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की बात खत्म है। देखिए, आप लोगों को बता देते हैं इसलिए कि लाइफ में कब कौन सी बात याद आ जाए जिंदगी में। कभी कभी बहुत पुरानी बातें भी याद आ जाती है कि ये व्यक्ति ये बात कह रहा था। जब वो बात सच लगने लगती है तब वो बात जरूर याद आती है। देखिए, पढ़ाई तो सभी करते हैं, कोई पढ़कर कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन इस पढ़ाई मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा लाइफ किताबों में ही, मान लीजिए 57, 56, 57, 58 साल की उम्र हो गई, पूरा किताब में ही बीत गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। एक बात तो समझ में आई गया कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो जिस तरह से पढ़ रहे हैं ज़्यादातर 90%, 10% वैसे पढ़ते हैं तो वो कामयाब है बिल्कुल। वो जो जिस तरह जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पढ़ते हैं, आप लोग कॉपी पर से लिखते हैं। लिखना ठीक है कि आप इसलिए लिखते हैं ना, यही मकसद है ना कि बाई द वे भूल गए तो नौबतें नहीं आती है। वो भूलना जानना रोज तो भूलते ही रहते हैं। और कौन चीज यादें है आपका, यानी वो कॉपी किसी काम की रहती नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटी, आप अगर सच्चाई देखें तो पूरा कर रहे हैं, नहीं तो होता क्या है, वो बस जो चालाक होता है एक पन्ने पर टॉपिक लिख लेता है कि आज की टॉपिक पर चर्चा किस बात को लेकर हुई है। तो पिछला टॉपिक हमारा तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लेकर था। और परमाणु क्रमांक की बात जो उभर कर आई वो मोजले के द्वारा उभर करके आई। और मोजले ने परमाणु क्रमांक का खोज करके बहुत बड़ा केमिस्ट्री में काम कर दिया, यानी मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है उसको खत्म कर डाला। और ये भी बात कह दिया कि वो किसी भी तत्व का अभिलाक्षणिक गुण है, प्रोटॉन की संख्या होता है परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या, ये प्रोटॉन रहता क्या है, नाभिक में रहता है, उसको निकाल भी नहीं सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, डालते हैं, जिससे चार्ज आता जाता है, धन ऋण चार्ज आता है। हम प्रोटॉन पर कहां जाएंगे? नाभिक के सेंटर में नाभिक है, सूक्ष्म क्षेत्र है, वो परमाणु का बिल्कुल सूक्ष्म क्षेत्र, उसमें रहता है अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनी की संख्या परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि आप कहिए ना साफ साफ कि पूरा नाभिक का वजन, हाँ हाँ, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि और भी है पार्टिकल अनस्टेबल, लेकिन उसकी चर्चा होगी नहीं, आगे जाएंगे खुद समझ लेंगे। नाभिक टूटता है, रेडियो एक्टिव का मतलब है कि नाभिक का टूट जाना। नाभिक टूट गया, नाभिक जब टूटेगा तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बदलने लगते हैं और कण निकालने लगते हैं, अल्फा बीटा गामा के रे निकलने लगती है, यानी रेडियो एक्टिव है।
नाभिक हल्का होने लगता है, वो बात आगे की। अब टॉपिक आ रहा है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। हेडिंग लिखिए, समस्थानिक, समभारिक, तथा समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक तीनों एक साथ नहीं, नाम तीनों का साथ लिए हैं, एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। मतलब आज का टॉपिक यही है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक भी है, लेकिन अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सम शब्द लगा है, सम में सम शब्द लगा है। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोबॉर्स और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसोटोप्स, आइसोबॉर्स और आइसोटोनिक, इंग्लिश में इनको कहते हैं। सुनिए, सम तो है, स्थानिक मतलब स्थान, भारी मतलब भार, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। जरा मिला लीजिए अपने से। समस्थानिक, स्थान का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही तत्व अपना स्थान पाए हुए हैं। कोई 12 नंबर पर है तो कोई 25 नंबर पर है, कोई 50 नंबर पर है तो कोई 30 नंबर पर है। वो क्या है? स्थान है उनका। और जो नंबर मिला है वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है, सम है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं।